समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के 3 कोर प्रिंसिपल्स जो हैं वो है उचित समय पर उचित कार्य हो, दूसरा है न्यूनतम समय अधिकतम कार्य हो, और तीसरा है वर्तमान क्षण का सर्वोत्तम सदुपयोग हो। ये 3 को लक्ष्य में लेकर के हमें जीवन के प्रयोग करना होंगे और कोशिश करना है कि 100% नहीं तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है इन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना। उसी के लिए हम उपयोगी कुछ 8 बिंदुओं का चिंतन कर रहे हैं जिनका प्रयोग करके हम इन 3 लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। पहला बिंदु था कि वह चेतना जागृत हो कि मुझे समय प्रबंधन करना ही है। हम हताश न हो, निराश न हो, उदासीन भी न हो, आलसी भी न हो, हिम्मत न हारे और बार बार प्रयत्न करते जाएं कि मुझे समय प्रबंधन की कला विकसित करना ही है। समय प्रबंधन की चेतना जागृत हो, ये पहला बिंदु था। दूसरा था कि जीवन की जब तक हमारे पास सही नीतियां नहीं होंगी, सही लक्ष्य नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में समय प्रबंधन असंभव है, क्योंकि जीवन अल्प है। लक्ष्य कई बन सकते हैं, यदि हम छोटे छोटे विषयों में भटकते रहेंगे तो जो मूल लक्ष्य की प्राप्ति करना है वो कर नहीं पाएंगे। इसे सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द गोल्स हो कि मुझे इन लक्ष्यों की प्राप्ति करना है और फिर उसके लिए प्रयत्न हो, तब जाकर के ये संभव है कि हम समय रहते उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। तीसरा बिंदु था सही कार्य सूची हो, टू डू लिस्ट हो कि मुझे क्या करना है। उसके लिए हम जो हमें याद आता है, जब याद आता है हम अपनी सूची बनाते जाएं और उस सूची को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ए, बी एंड सी। ए के माध्यम से हम देखें कि अति आवश्यक कौन कौन से कार्य हैं, उनको सूचित करें। बी में हम देखें कि जो आवश्यक कार्य हैं जिनका लॉन्ग टर्म में हमको गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे काम ढूंढें। और सी को हम नकारने की कोशिश करें क्योंकि वो अनावश्यक कार्य है। इसके बाद बात आई तीसरा बिंदु कि हम सही समय सारणी बनाएं। चौथा बिंदु कि हम सही समय सारणी बनाएं कि जीवन में जो जो कार्य करना है उन कामों को कितनी अवधि में करना है और किस समय करना है, इसके बारे में हमने कल चिंतन किया। और उसके बाद हमारा अंतिम बिंदु आया था, 5वां बिंदु, कि हम उचित व्यक्ति को उचित कार्य सौंपें। उचित व्यक्ति को उचित कार्य सौंपना यह भी एक कला है, इतना आसान नहीं। कई लोग उचित व्यक्ति को कार्य सौंपते ही नहीं है, वो एक अलग दिक्कत है। वो चाहते हैं मैं ही सब काम करूं, तो ये भी गड़बड़ है। और कुछ लोग व्यक्ति की उचितता को देखे बगैर ही काम सौंप देते हैं, तो वे बाद में पछताते हैं। तो इसलिए हमें उचित व्यक्ति का सिलेक्शन करना आना चाहिए। कई बार यहाँ तक कहा गया है कि एक मैनेजर के पास भले काम करने की स्किल ना हो तो चलेगा, लेकिन उचित व्यक्ति को खोज निकालने की और उसको काम दे पाने की जरूर उसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए। मतलब कम से कम इतनी कला होनी चाहिए कि मैं उचित व्यक्ति को जान पाऊं, समझ पाऊं कि हाँ ये उचित है। कहते हैं ना, अकबर के पास कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। बिरबल जैसे भी थे। सोच सकते हैं अपन कि अकबर ने सबसे अच्छा काम क्या किया कि अपने आसपास में उन लोगों को रखा कि जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे, जिससे उचित समय पर उनको उचित सलाह मिल सके। यदि सलाहकार ही गलत हो जाते तो अकबर ये काम नहीं कर पाते जो उन्होंने किया। मतलब एक सिंपल नियम है कि एक व्यक्ति को सफल होने के लिए उसको कहीं ना कहीं तो सहयोग लेना होगा, पर किससे सहयोग लेना? तो उचित व्यक्ति से उचित सहयोग लेना। इसकी एक कहानी आती है ज्ञाता धर्म कथा में, बहुत सुंदर सी कथा है, कई बार सुनी होगी लेकिन इस नजरिए से शायद नहीं देखी होगी। एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति एक गांव में रहते थे। समय बीतता गया, बुजुर्ग अवस्था आ गई। एक दिन उनको एक बीमारी ने घेरा और उनको चिंता हुई कि मैं तो कभी भी चले जाऊंगा, और यदि मैं चला गया तो मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, मेरे कामों को कौन संभालेगा? मैंने तो अपना फैलावा बहुत कर रखा है। पर उनके पास घबराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके पास 4 पुत्र थे। और जैसे हर नारी नर के पीछे एक नारी होती है, तो वैसे ही उन पुत्रों के साथ साथ पुत्र वधुएं भी थी। उन्होंने एक ही चिंतन किया कि मैं तो जाने वाला हूं, मैं
संगठन टूट जाएगा। उन्होंने चिंतन किया, एक उपाय खोजा। और उपाय क्या खोजा? बहुत सिंपल उपाय। एक बहुरानी को बुलाया, उसको बोला कि बेटा ये 5 दाने चावल के मैं तुमको दे रहा हूं और मुझे जब जरूरत पड़े मुझे वापस दे देना, मैं कभी भी मांग लूंगा। दूसरी बहुरानी को बुलाया, उनको भी 5 दाने, तीसरी को भी 5 दाने और चौथी को भी 5 दाने दे डाले और सबको एक ही बात कही, कभी भी मांग सकता हूं, कहीं भी मांग सकता हूं, बस जब मैं मांगू मुझे दे देना। अब देखिए कि वृद्ध व्यक्ति और इतना बड़ा जिसने जीवन देखा है, अनुभव लिया है, और इतने बड़े घर का मालिक, मुखिया, और वो ऐसी छोटी मोटी हरकत करे तो देखने वाला क्या बोले? क्या उनके पास खाने पीने की कमी थी? इतने भंडार भरे पड़े थे, तो ये 5 दाने क्यों रखवाने पड़े? समझ में नहीं आया पहली बहू को। उसने सोचा कि बाबूजी सठिया गए हैं, 60 क्रॉस हो गए हैं, तो ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, दिमाग इनका काम करता नहीं है। लिए 5 दाने और कचरे के डब्बे में डाल दिए और अगले दिन वो साफ हो गए, घर से निकल गए। पहली बहू। दूसरी बहू, जब उसको दाने मिलते हैं उसके मन में भी कुछ इस प्रकार के विचार आते हैं, पर वो सोचती है कि कहाँ डालूं कहाँ डालूं, तो उसको दिखा भैया चावल है, खाने की चीज है, ऐसी खा डाली। तीसरी बहू, उसने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बाबूजी बिना कारण से कोई चीज बोल रहे हो, इतना जिसने अनुभव लिया है तो उसकी कोई बात व्यर्थ तो नहीं हो सकती। चिंतन किया और सोचा कि जैसी आज्ञा मिली है उसका पालन अपना करना चाहिए, ये अपना कर्तव्य है। तो उसने 5 दाने लिए और अपनी तिजोरी में एक अच्छे कपड़े में लपेट करके डिब्बी में डाल करके उसको रख दिया। चौथी बहू, वो सोचने लगी कि 5 दाने तिजोरी में भी रख दूं, तो उसके पीछे क्या आशय सिद्ध करवा रहे हैं बाबूजी, आखिर क्या कारण है? थोड़ा चिंतन गहरा गया। ये कौन सा अंग है स्वाध्याय का, शिक्षा का कौन सा अंग है? अनुप्रेक्षण। कल आपका ना वाचना प्रश्न अनुप्रेक्षण, मतलब मानसिक विकास। मतलब ये मानसिक विकास है कि व्यक्ति गहराई में जाकर के किसी विषय का चिंतन मनन कर सके। उन्होंने चिंतन किया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 5 दाने ही कीमती है, कुछ और आशय इसके पीछे। पर समझ में नहीं आया क्या करूं क्या करूं। फिर बहुत सोचने के बाद में एक चीज समझ में आई और उसने याद किया कि मैं तो मेरे पियर से एक किसान की बेटी हूं और मेरे घर में तो खेती खूब होती है। तो उसने वो 5 दाने अपने पियर भिजा दिए और भिजाने के बाद में अपने भाइयों को कुछ संदेश दे दिए। इधर समय बीतता चले जाता है और बीतते बीतते अब जब वृद्ध व्यक्ति को, उस धनपति को जब एक चिंता सताती कि अब तो मैं कभी भी मर जाऊंगा, तो उसको याद आता है कि मैंने 5-5 दाने सबको दिए थे। तो चारों बहुरानियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे 5 दाने चाहिए। पहली बहुरानी बड़ी सकपकाती हुई बोलती है कि अरे इनको याद आ गया वापस, मैंने सोचा तो भूल जाएंगे, याद कैसे आ गया इनको। पर डरती भी थी, सच सच बता रहती है कि मैंने तो 5 दाने उसी में फेंक दिए थे और आपको और चाहिए तो मैं लाके दे देती। तो बोले नहीं नहीं, मुझको दाने नहीं चाहिए। ठीक है। मन में कोई प्रसन्नता नहीं आई, चेहरे पे कोई ऐसे दिखा नहीं कि कुछ खुश हैं बाबूजी। दूसरी बहू से मांगते हैं, वो बोलते मैं तो खा गई थी उसी दिन। चुप हो जाते हैं, चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आई। तीसरी बहू को बोलते हैं, वो बोलते हैं जी बाबूजी अभी लेकर के आती हूँ, और 5 दाने बराबर तिजोरी से लेकर के आ जाती है और बाबूजी को दे देती है। बाबूजी देखते हैं उसको, ठीक है। चौथी बहू से बोलते हैं लाओ मेरे 5 दाने। बोले अभी तो दे नहीं सकती मैं। तो बोले कब तक दोगी? बोले उसके लिए तो आपको मदद करना होगी। क्या मदद करना होगी? तो बोले कि आपको मेरे पियर में 10-20 गाड़ियां भर करके गाड़ियां भेजना होगी, तब जाकर के वो चावल के दाने आ पाएंगे। बाबूजी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, पर बहू की बात माननी थी, बहू ने कंडीशन दे दी थी। बाबूजी ने गाड़ियां भेजी और कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं कि गाड़ियां लदालद भर करके चावल से भर करके आ गई। क्या हुआ उन चावल के दानों का? वो बहू ने जो संदेश दिया था वो क्या दिया था कि ये मेरे 5 दाने अलग से खेती करना और इनकी खेती जितनी हो उससे जो दाने मिले वो सब इकट्ठे करते जाना।
ऐसा करते करते पियर में जब 5 साल तक ये चलता रहा तो 5 साल में गाड़ियां भर भर करके वो दाने इकट्ठे हो। अब बाबूजी को क्या करना चाहिए, किसके सुपुर्द क्या काम सौंपना चाहिए? एक तरीका तो ये कि चौथी बहू को पियर भेज देना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? तिजोरी संभालना ये डिपार्टमेंट किसका? तीसरी बहू का। और चौथी बहू का डिपार्टमेंट क्या? तो पूरा व्यवसाय संभालना और पूरे की पूरी जवाबदारी, पूरा घर संभालना, वो जवाबदारी किसकी? चौथी बहू। देखिए खूबी इसमें क्या है बाबूजी, बाबूजी ने किसी भी बहू के साथ अन्याय तो नहीं किया। सबसे पहली चीज, कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारा लड़का लायक नहीं है इसलिए मेरे को दुकानदारी करना पड़ती, मेरी बहू लायक नहीं इसलिए मेरे को घर की चौकीदारी करना पड़ती ना। ये सोच हमको निकालना पड़ेगा। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ योग्यता तो है, पहले इस प्रिंसिपल पे आना पड़ेगा। जब कृष्ण जी को मरे हुए कुत्ते के दांत में भी कुछ योग्यता दिख गई तो हमको जीते जागते इंसानों में योग्यता नहीं दिख सकती? देखने की दृष्टि चाहिए, दिखेगी। जब आप किसी नौकर को रखते हैं 100 रुपए 150 रुपए रोज के हिसाब से तो बहुत अधिक नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन फिर भी रिस्क उठाते हैं और देते हैं उसको काम। नहीं करेगा तो क्या करेंगे? चेंज कर देंगे इसका काम या इसको निकाल देंगे। ऐसे अपने घर के निकट रहने वाले मेंबर से उनको भी काम की जवाबदारी देने की थोड़ी रिस्क तो उठाना चाहिए। कब तक हम चौकीदारी करते रहेंगे, कब तक हम नुक्सी देखते रहेंगे, कब तक हम अपने आत्म कल्याण से वंचित लेकर के सांसारिक क्रियाकलाप ही करते रहेंगे? व्यवहार निभाने जाना है तो वहां पर मैं ही जाऊंगा, बेटे में शायद योग्यता नहीं या पोते में योग्यता नहीं। ये सोच हमारी पुरानी हो गई। आज का युग ये बोलता है कि काम सुपुर्द करो और आगे बढ़ो। वो नीति आज अपनाना होगी तो उसके लिए क्या करना? उचित व्यक्ति को उचित कार्य सौंपना, ये नीति हमारी आनी चाहिए। संक्षेप में इस कहानी से अपने आशय को समझ जाइएगा, हमें करने लायक क्या चाहिए। हर व्यक्ति में खूबी है, उसकी खूबी को पहचानना और खूबी के अनुरूप उसको काम देना। और जैसे परसों बात आई थी कि जितनी क्षमता हो उसके अनुरूप लक्ष्य बनाना चाहिए। तो हम काम सुपुर्द करें तो व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप काम सौंपें। थोड़ा अधिक सोच सकते हैं, बहुत अधिक नहीं सोच सकते और बहुत कम भी नहीं सोच सकते। पर शोषण नहीं करना, वो भी कल बात आई थी। सुपुर्द जरूर करना है, काम को देना है, लेकिन काम हमेशा लेना ही लेना है, सामने वाले से सहयोग देना नहीं है, ऐसी नीति नहीं होना चाहिए। परस्परो ग्रहो जीवाना, वो बताता है कि जीवों का परस्पर उपकार होना चाहिए। न तो फुल्ली हम डिपेंडेंट हो जाएं और न फुल्ली हम इंडिपेंडेंट बनने का प्रयास करें, क्योंकि बन नहीं पाएंगे। फिर जीना कैसे? तो आज की पॉलिसी बोलती है इंटरडिपेंडेंट हो जाए। इंटरडिपेंडेंट बोलते हैं परस्पर आश्रित हो, कि न तो आप फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओ और न फुल्ली इंडिपेंडेंट बनने का नाटक करो। आप जीवन ऐसा जियो कि इंटरडिपेंडेंट हो जाओ, थोड़ा दो और थोड़ा दो, उचित दो और उचित दो। और उसके लिए भी एक नीति है बहुत अच्छी, यदि याद रख सके तो। कितना देना और कितना लेना, ये प्रश्न उठ गया। हर व्यक्ति क्या सोचता है, मैं तो देते ही रहता हूं, हमेशा लेता तो ही नहीं। ये भी गलतफहमी रहती है। कितना देना और कितना लेना, तो बहुत सिंपल नियम है, 2/3 देना और 1/3 लेना। 2/3 देने का काम करना और 1/3 लेना। दूसरे शब्दों में, जितना आप ले रहे हो उससे कितना देना? उससे डबल देना। जितना आप ले रहे हो उससे डबल देने की मंशा रखना, जिससे कभी आप स्वार्थी नहीं कहलाओगे, कभी सामने वाले को ऐसा लगेगा नहीं कि मेरा शोषण कर रहे। यदि आप लेते ही जाओगे तो एक सीमा रहेगी सामने वाले की, वो देना बंद कर देगा। इसकी वजह नीति ये हो कि मुझे देना ज्यादा है और लेना कम। 2/3 1/3 इसलिए बोला है कि आप पूरा 2/3 तो पालोगे नहीं, उसको थोड़ा कम कर दोगे, और 1/3 बोला है लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा दोगे, तो कम से कम 50-50 तो रह जाएगा। 2/3 का लक्ष्य रहेगा तो 50% रह जाएगा। इसे 2/3 का लक्ष्य होना चाहिए। जब तक शरीर काम कर रहा है, जब तक पुण्य का उदय काम कर रहा है, तो जिसकी जितनी मदद कर सकते हैं कर दें। जब सरप्लस है तो दे दो, फिर जरूरत पड़ेगी तो वीटो पावर रहेगा, कभी अपन ले ही सकेंगे और हमेशा लेते ही रहेंगे।
लेना भी हो और देना भी हो, वैसी नीति हो, तो उसके लिए 2/3 और 1/3 का प्रिंसिपल रखने की कोशिश करें। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा समय प्रबंधन का 5वां पॉइंट था। छठा पॉइंट आता है कार्य का सही क्रियान्वयन हो, राइट वर्क एग्जीक्यूशन। अभी तक जितनी चर्चाएं अपन ने की समय प्रबंधन को लेकर के, उनमें और इसमें कोई अंतर लग रहा है